अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जवेद। तो आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज बेसिकली लेक्चर बेस्ड वीडियो ऑन हेपेटाइटिस। ये दो पार्ट्स में होगा और एक के अंदर आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, कॉजेज और सारे हेपेटाइटिस समझाऊंगी, बताऊंगी। एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट के लेक्चर। और जो सेकंड हमारा होगा इसका पार्ट दैट इज बेसिकली ऑन एमएनटी, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। इसकी क्या होती है बहुत डिटेल में वो लेक्चर होगा। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो हेपेटाइटिस के ऊपर है। हेपेटाइटिस की दो पार्ट्स होंगे। एक जो है उसके अंदर मैं सारी आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और इसका एटियोलॉजी यानी कि इसके कॉजेज, इसके रिस्क फैक्टर जो हैं वो सारे शेयर करूंगी। वो पार्ट 1 होगा, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं वो। और दूसरा जो है हमारा वो होगा इसके मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के ऊपर, वो पार्ट 2 होगा। क्योंकि ऐसे बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो हमारा लेक्चर है ना दैट इज ऑन हेपेटाइटिस। देखो जहाँ पे भी वर्ड हेपेटो आता है ना, इसका मतलब होता है कि आपका लिवर, रिलेटेड टू लिवर, ठीक है। जिस तरह हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स जो हैं वो आपके लिवर के सेल्स हैं, सेल्स ऑफ लिवर, ठीक है। अब हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ए है हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई, ठीक है। और ये वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल का मतलब कि ये वायरस है, उस वायरस का नाम जो है वो हेपेटाइटिस वायरस है, ठीक है। ये कोई बैक्टीरिया या माइक्रो, दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्रोटोजोआ वगैरह नहीं है। ये जो है सॉरी पैरासाइट नहीं है, ये आपके पास जो है ये इस तरह की डिजीज है। अगर अब हम हेपेटाइटिस को देखते हैं तो हेपेटाइटिस के जो है दैट इज बेसिकली हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि कहीं सूजन हो जाना, कहीं जो है वो आपको आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि कहीं सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये लिवर की इन्फ्लेमेशन है, ये आपने हमेशा याद रखना है। इसलिए मैं आपको बताया हेपेटा मीन्स लिवर, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेशन जो है ये क्यों होती है, क्योंकि आपके लिवर के अंदर या तो कोई इंजरी हो गई है या फिर आपके लिवर के अंदर जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। और इसके साथ एक जो बहुत बड़ी चीज होती है आपने याद रखनी है, मैं आपको इसको हाईलाइट भी करती हूँ कि हेपेटाइटिस जो है ये डैमेज करता है टू द लिवर। अब ये जो है ना ये सारा ये आपका इस तरह से लिवर होता है, ठीक है। मैं इसकी अभी नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको नहीं समझा रही, अभी डिजीज समझा रही। जब मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी समझाऊंगी अभी आप देखो किस तरह का। अब ये लिवर नॉर्मल या रेड कलर का। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये फैट सेल्स हैं। देखो इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग हो जाना। जिस तरह में एक्नी होती है, स्वेलिंग होती है, स्कार होता है। स्कार का मतलब होता है निशान। और अगर उसको आप ठीक करो तो वो ठीक हो जाता है, अगर आप ना ठीक करो तो वो स्कार में कन्वर्ट होता है। स्कार जो है वो अगर आपका ज्यादा ठीक नहीं होता तो वो फिब्रोसिस के अंदर या फिर आपका सिरोसिस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज है। अब देखो कॉजेस ऑफ द हेपेटाइटिस, कॉजेस यानी कि इसकी इटियोलॉजी, एटियोलॉजी कॉजेज को कहते हैं ना। देखो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं हेपेटाइटिस के कॉजेज जो हैं। ये सबसे पहला तो वायरल हेपेटाइटिस है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है। बहुत सारे पेशेंट्स 60 to 70% पेशेंट्स को ये वाला हेपेटाइटिस होता है। और ये कौन सा है वायरस, हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। और कोई एक होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। एल्कोहल का होता है कि अगर एल्कोहल का बहुत हेवी यूज हो गया तो दैट इज बेसिकली द रीजन। नाउ वी हैव टॉक्सिक हेपेटाइटिस। टॉक्सिक हेपेटाइटिस आपका क्या होता है कि ये आपके कुछ पॉइजन्स के साथ, केमिकल्स, मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स के साथ कॉज होता है। क्या देखो अब हम अगर कोई सप्लीमेंट एवल ले रहे हैं या कोई हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, ठीक है, पैरासीटामोल ले रहे हैं या फिर हम कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर हम ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज डोज के अंदर लेंगे तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि लिवर आपकी वो मेजर फैक्ट्री है जहाँ पे काम होता है। जब काम नहीं होता तो फिर खराब होता है। और आपके ये पॉइजन यानी कि अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ खा ली, जिस तरह कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ कड़वी है तो उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स, मेडिकेशन, ये वाली इसको खराब करती है। एक फिर होता है ऑटोम्यून, ये टॉक्सिक पढ़ लिया। चौथी टाइप जो है वो ऑटोम्यून की। ऑटोम्यून का मतलब है कि इस किस्म का हेपेटाइटिस जो कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने आपस में रिएक्ट किया, ठीक है। ये देखो ये है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जब रिएक्ट करना शुरू करता है तो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इम्यून हेपेटाइटिस। देन रूट ऑफ स्प्रेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली द रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस। और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो रूट ऑफ स्प्रेड ए, बी, सी, डी और ई। इसके अंदर से बी और डी ये ब्लड या सिक्रीशन, ब्लड सिक्रीशन यानी कि या सलाइवा के थ्रू या आप जो हो वो इंजेक्शन लगवा रहे हो और सिरिंज जो है वो साफ नहीं है, वहां से हो जाएगा,
ठीक है, या फिर जो है वो आप इसी तरह से जो है वो कर रहे हो, कांटेक्ट हो गया, किसी को चोट लगी हुई थी, आपने उसके उस चोट को साफ कर लिया, बाद में हाथ नहीं साफ किए, तो ये इसके साथ होता है। और ए और ई, ये जो है ये ओरल फीकल रूट। ओरल फीकल रूट का मतलब होता है कि रेस्ट रूम यूज करने के बाद आपने अपनी हाइजीन को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, आपने हाथ साफ नहीं किए, तो वो जो थे वो चले गए। या फिर आप ऐसे कोई पब्लिक टॉयलेट्स आपने यूज कर लिए कि जहाँ पे इतनी वो नहीं थी, हाइजीन जो है वो क्रिएटेड नहीं थी, तो वहां पे ये मसला हो जाता है। ओरल फिकल यानी कि मुंह में आपकी वो चीज चली जाती है, बॉडी में चली जाती है, जो जर्म्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। अब हेपेटाइटिस ए, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये वही आपको बता दिया। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये ओरल फीकल रूट के थ्रू होते हैं, ठीक है, ए और ई। इस तरह आपने इसको याद रखो, ये ए है ना, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये ओ बन जाएगा, तो ये ओरल फीकल, ए और ई एंड वाला, इसको आप इससे याद रखो, ठीक है। और हाँ, ये बासफा अगर आपका हेपेटाइटिस ए और ई है, तो ये इनके अलावा जो है अनकुक्ड फूड में से भी होता है, जिस तरह होती हैं रॉ फिशेस होती हैं, कुछ लोग खाते हैं, या फिर जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, वहां से हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये एक साथ ही काम करेंगे, बी सी डी के साथ। बी सी डी कहाँ से, या तो अगर कोई इस तरह से कांटेक्ट है फिर ब्लड के अंदर से, फिर आपकी, अच्छा, पेरीनेटल का मतलब होता है कि मदर टू फीटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है। पेरीनेटल मदर टू फीटस होता है, और अगर मदर को हेपेटाइटिस है तो बेबी में 70% चांसेस हो जाते हैं दैट बेबी मे गेट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। और सिक्रीशंस के अंदर क्या क्या, ब्लड, सीमन और वेजाइनल डिस्चार्ज, इनके साथ भी होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पब्लिक टॉयलेट सब जो है वो क्लियर नहीं होते, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अब वायरस जो हेपेटाइटिस ए और ई का है, ये स्टूल में प्रेजेंट होता है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस ए एंड ई, मैंने आपको बताया ना, इनका रूट जो है ऑरल फीकल रूट है, तो ये स्टूल में प्रेजेंट होता है। एक ऐसा पर्सन जो जब स्टूल पास करता है तो वायरस उसमें से पास होता है, और वो एरिया अगर उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया, प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं हुई, बॉडी की हाइजीन नहीं हुई, सो द पर्टिकुलर पेशेंट जो कि दूसरा है, दे मे गेट हेपेटाइटिस ए और ई। समझ आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन इट कम्स टू हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, ठीक है। अच्छा, बी, सी और डी, ये देखो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बी, सी और डी ये ब्लड सिक्रीशंस के साथ जो है ये आपका फैलता है, तो प्यारी किटी है, अच्छा, इनके साथ फैलता है। तो क्या चीज है कि देखो, टैटूइंग, टैटूइंग का मतलब है कि कुछ लोग टैटू बनवाते हैं और उसके अंदर जो नीडल्स वगैरह यूज होती हैं, अगर वो आपने उसको अच्छी तरीके से साफ नहीं किया, या ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, आपने उसको अच्छी तरीके से साफ नहीं किया, ये पर्सिंग हो रही है। पर्सिंग यानी कि कान जो छेद करवाते हैं, नाक छेद करवाते हैं, ये एक्यूपंक्चर भी, एक्यूपंक्चर यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट पिन्स यूज करते हैं, अगर वो उसके लिए होते हैं ये मसल्स के लिए, और ये अगर आपने ठीक नहीं किया तो यहाँ से भी आपको जा सकता है। या आईवी ड्रग यूजर्स, जिस तरीके से पेशेंट को आप जो हो वो पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो थ्रू आईवी प्रोवाइड की जाती है, और वो साफ नहीं थी, या आपने पेशेंट का हाथ नहीं साफ किया, वहां से भी प्रॉब्लम हो जाता है। और हेल्थ केयर स्टाफ, ठीक है। उसके बाद वी गॉट द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड देखो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है अगर एक पर्सन है उसको हेपेटाइटिस हुआ, उसकी बॉडी में चला गया, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए है, इसने कोई इस तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जिसमें इसके अंदर हेपेटाइटिस चले गया। अब हेपेटाइटिस जाके 1-2 दिन तक बीच में बैठेगा और इंक्यूबेट करेगा। जिस तरह हम कहते हैं ना, हमने अंडे से चिक्स निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, डकलिंग्स निकलते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उस स्पेसिफिक डेज के 28 डेज के अंदर, 29 डेज के अंदर वो बेबी अंदर बनेगा। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइम के अंदर, 3 डेज के अंदर, 4 वीक्स के अंदर, 1 मंथ के अंदर कितना बनता है, और फिर जब वो एक्टिवेट होता है, जाने से लेके एक्टिवेट होने का टाइम इज कंसिडर्ड एज द इंक्यूबेशन पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, अगर एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट का मतलब है जो कम टाइम के लिए होता है, ठीक है, तो वो आपके 2 to 6 मंथ्स है। 6 मंथ से कम जो है वो एक्यूट होता है। जब 6 मंथ से डिजीज ज्यादा प्रोलॉन्ग करती है तो वो क्रॉनिक की कैटेगरी के अंदर चली जाती है, देखो। और अगर क्रॉनिक है
तो ये अच्छा, यूजली हेपेटाइटिस जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये आपने याद रखना है। जो क्रॉनिक है, ये क्रॉनिक जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, और इसके सिम्टम्स जो हैं बहुत सालों बाद आपको फील होना शुरू होता है। अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि एक्सपोजर ऑफ वायरस to the first symptom appear in that particular patient is considered as the incubation period. अब इसके कुछ सिम्टम्स, पेशेंट को फीवर होगा, फिटीक होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, नोजिया वॉमिटिंग पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है। पेशेंट को राइट साइड के ऊपर, क्योंकि उसका लिवर की लोकेशन जो है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द लिवर, इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड, तो वो एब्डोमिनल पेन होती है पेशेंट को, ठीक है। लेकिन वो यूजली पेशेंट को समझ नहीं आता, तो उसको ये कहते हैं कि पेट में दर्द हो रही है। डार्क येलो कलर का यूरिन होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, क्ले कलर्ड बाउल होगा। अच्छा, क्ले कलर्ड बाउल जो है वो इसीलिए होता है कि आपका जो लिवर है उसके साथ एक जो वहाँ से बिलीरुबिन बेसिकली प्रोड्यूस होता है, वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता और वो फीसेस को कलर देता है, इसलिए। जॉइंट पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को जॉइंटेंस हो रहा है। तो जॉइंटेंस का मतलब है कि आपका जो बिलीरुबिन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, पहले बन नहीं रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, तो उसका ब्रेक डाउन आरबीसीज का बहुत ज़्यादा हुआ, तो बॉडी ना येलो कलर की हो जाती है। ये मतलब एक डिजीज नहीं है, आप इसको एग्जैक्टली कह सकते हैं, लेकिन लिवर का सिम्टम है, और पेशेंट की बॉडी, आंखें येलो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। स्किन पे रैश होना शुरू होता है, और स्वेयर, एक्सेसिव रैश होता है, होता है। फिर कंफ्यूजन, अच्छा ये याद रखो, इस तरह मैंने किडनी का समझाते हैं बताया था ना कि पेशेंट में रशेस होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि पेशेंट जो है उसकी बॉडी में नाइट्रोजस जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इनके बॉडी के अंदर भी कंफ्यूजन इसलिए होती है कि अमोनिया बिल्डअप हो रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, अमोनिया अमोनिया जो है वो अपने लोएस्ट फॉर्म के अंदर के वो सबसे कम आपको डैमेज थे वो कन्वर्ट नहीं हो रहा यूरिया में और चीज़ों में, तो वो ब्रेन को चढ़ता है, ब्रेन तक पहुंचता है, तो ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ना इधर मैं अभी बता दूं, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना मैं इसका एमएनटी आपको बताऊंगी और अभी बताऊंगी, तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में होता है, अगर इफ पेशेंट इज नॉट ट्रीटेड वेल तो पेशेंट को हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी हो जाती है। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी क्या होता है? हेपेटिक होता है लिवर से रिलेटेड, तो हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि आपका बॉडी से बाहर अमोनिया नहीं निकल रहा, बॉडी में लिवर काम नहीं कर रहा, तो वो अमोनिया जो है वो ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन सही तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाता, उसकी वजह से ब्रेन में फॉगीनेस होती है, कंफ्यूजन होती है, लोगों को डिजीनेस होती है, यानी कि चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, ये मसला है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया का बिल्डअप हो जाता है, दैट इज बेसिकली द वेरी मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि किस चीज का बिल्डअप होता है, अमोनिया का, ठीक है। और ये लिवर डिजीजेस के अंदर होता है, और ये हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी इसका अलग लेक्चर भी बनाऊंगी, लेकिन अभी जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि इसमें प्रॉब्लम साथ क्या आती है कि एक तो डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, लाजमी सी बात है ना, ब्रेन प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी चेंज होती है, पर्सनैलिटी वो वाली नहीं कि पूरी पूरी पर्सनैलिटी, यानी कि आपको गुस्सा होगा, आपका मूड स्विंग्स आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ब्रेन में वो अमोनिया जा रहा है जो टॉक्सिन है। फॉरगेटफुलनेस, चीज़ें भूल जाना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, स्लर्ड स्पीच होती है, समझ नहीं आता, हैंड फ्लैपिंग ट्रेमर यानी कि हाथ कांपते रहते हैं, ट्रेमर्स होता है कांपना, डिजीनेस, चक्कर होते हैं, और स्वेयर केसेस में अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो इट मे लीड टू कोमा, ठीक है। और इसका जो गोल्डन स्टैंडर्ड है हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी का चेक करने के लिए कि पेशेंट को है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुई हुई है, वो सिटी स्कैन होता है, ठीक है। आप बाकी ये LFTs भी करवाते हो, RFTs भी करवाते हो, इसमें बिलिरुबिन, अमोनिया, सारा इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, लेकिन गोल्डन स्टैंडर्ड जो है दैट इज सिटी स्कैन। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस आप देख लो, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं कि लिवर सिरोसिस हो जाता है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, ख़राब हो रहा है ना, फिब्रोसिस से सिरोसिस तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर लिवर फेलियर हो जाता है, जब भी लिवर फेलियर है तो लिवर काम नहीं करता। अच्छा, अब हमारे पास जो है हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए। अच्छा, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू और कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू जो है वो होता है,
ठीक है, या कोई आपने इस तरह की फिश है या कोई चीज़ है जिसको कंटेमिनेटेड वाटर में आपने हार्वेस्ट किया है, तो दैट में कॉज हेपेटाइटिस है। ये बच्चों को ज़्यादातर इफेक्ट करता है, ये आपने याद रखना है। और इसका जो इन्फेक्शन का टाइप है ये एक्यूट होता है, ये थोड़े कम टाइम के लिए रहता है, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। ठीक है, फिर इसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 6 वीक्स का है। फिर इसके बाद ये HAV यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है, यानी कि DNA अगर इस तरह से होता है ना डबल स्ट्रैंड, तो RNA सिंगल होता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इन्फेक्शन जो इसमें माइल्ड होता है और काफ़ी सारे लोग जो है इसमें रिकवर कर जाते हैं। अगर आपको MCQ है कि कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जिसके अंदर पेशेंट्स रिकवर करते हैं, तो योर आंसर विल बी हेपेटाइटिस ए। और इसमें जो है वो आपको फर्दर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो IgM है, यानी कि anti-HAV आप चेक करवाते हो, वो अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इट शोज के पेशेंट हैव दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन गोइंग ऑन इन द बॉडी। देन वी हैव द हेपेटाइटिस ए, एंटीजन सिक्रीटेड आपके स्टूल में होती है, वो भी टेस्ट होता है। और फिर इसके अंदर होता है कि मैक्सिमम जिन लोगों को हो जाता है, इसलिए चांसेस रहते हैं कि हेपेटाइटिस ए दोबारा होता है। तो आप जो हो वो उसको अपनी अब तो डाइट अच्छी रखो और लाइफ लॉन्ग इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग आप रखो। ठीक है, और इसके अंदर जो मेजर चीज़ रेकमेंड की जाती है दैट इज रेस्ट एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर प्रिवेंटिव इसके मेजर्स क्या हैं कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबिन भी दिए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबिन बेसिकली आप समझो ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन इसको जो है वो करना है, रखना है। फिर भी हैव हेपेटाइटिस ई, जिस तरह भी मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया था, आपको याद होगा कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ऑरल रूट्स, ऑरल फीकल रूट्स होते हैं, इसकी मैंने आपको ये वाला भी यहाँ पे ऐसे बता दिया। तो हेपेटाइटिस ई जो है इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ओरल फीकल है। अभी मैंने आपको बताया है कोई रॉ चीज़ है आप उसे खा रहे होते हैं। इन्फेक्शन इसका एक्यूट रहता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 2 से 8 वीक्स है। ठीक है, हेपेटाइटिस ई वायरस की जो है ये भी अगेन दिस सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस और स्टूल्स में डिटेक्ट हो जाता है, सीरम ब्लड्स के अंदर डिटेक्ट हो जाता है। और IgG और IgM जो हैं ये एंटीबॉडीज अपीयर होती हैं और इनके टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, ये कंपैरेटिवली ज़रा एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं, हर बंदा इसको नहीं करवाता है, जिसको ये प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स उसी को सजेस्ट करता है। ठीक है, और काफ़ी सारे पेशेंट्स से रिकवर कर भी जाते हैं और बहुत सारे केसेस के अंदर अगर या इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इट मे गेट इनटू द एक्यूट लिवर फेलियर कंडीशन, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर होता है। और राइबावायरिन और इंटरफेरॉन ये आप जो हो बेसिकली आप समझो ये शॉट्स होते हैं जो कि हम इंजेक्शन के शॉट्स होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को देते हैं, सो दैट द पर्टिकुलर पेशेंट डजंट गेट द हेपेटाइटिस सी। देन वी हैव द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका DNA वायरस है। ये DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है ना इस तरह से, ये वाला वायरस है। इसका जो रूट है ब्लड बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IV ड्रग यूजर्स इसके अंदर हो जाता है। अच्छा, ये एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है। 95% इन्फेक्शन जो हैं वो बच्चों के अंदर होते हैं, यानी कि ये आगे ट्रांसफर होते हैं। आप इसमें अगर स्क्रीन शॉट लेना तो आप ले लो। देन वी हैव क्रॉनिक जो है ना हेपेटाइटिस बी, ये यूजुअली क्रॉनिक होता है और इसके सिम्टम्स जो हैं ये ज़रा एसिम्प्टोमेटिक होता है इस तरह से, और आपको पता नहीं चलता, तो पेशेंट जो है वो उस वक्त उसको फिब्रोसिस या सिरोसिस वगैरह जो है ये हो चुका होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 to 6 मंथ्स होता है। मैंने आपको बताया ये क्रॉनिक है, ये मसला क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस और अच्छा मैंने आपको बताया बच्चों के अंदर होता है, ये वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये मैंने इतना डिटेल इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ जाए। फिर इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हेपेटाइटिस बी के होते हैं। आप एंटीजन चेक करते हो, इसका हेपेटाइटिस बी का चेक करते हो उसके अंदर बॉडी के अंदर। और इसका जो है टेनोफोवेर जो है और इंटरफेरोन अल्फा ये दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को ट्रीट हो सके। इसकी वैक्सीन दी जाती हैं, स्पेशली ऐसा छोटा बेबी जो अभी नियोनेटल है और विद 24 आवर्स आप उसको ये वैक्सीन देते हो ताकि बेबी के अंदर ये चीज़ ज़्यादा इंक्रीज ना करे। और जब अगर ये हो गया तो फिर आपको इम्यूनोग्लोबिन देने पड़ते हैं जो कि एंटीजेंस हैं। देन वी हैव हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी अगेन इज
RNA वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम एज ये है हेपेटाइटिस ई। यहाँ पर कौन सा वाला पढ़ा रही हूँ, हेपेटाइटिस सी है, सॉरी इसका जो है वो ऑरल फीकल रूट है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है, 80% यही वाला वायरस लोगों के अंदर होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये 2 से 3 मंथ्स है। और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपका एंटी HCV ब्लड होता है। ट्रीटमेंट के अंदर आप जो हो वो न्यू डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल लाइक ये जो होते हैं सोफोस ब्यूवेर जो है ये देते हो। अच्छा, और ये इंटरफेरोन अल्फा, ये बेसिकली इंजेक्शन या मेडिकेशन के शॉट्स हैं जो आप देते हो कि आपका ट्रीटमेंट हो सके। देन वी हैव हेपेटाइटिस बी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, ऐसा कौन सा वायरस है हेपेटाइटिस का जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वो ये वाला है, हेपेटाइटिस सी। इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव हेपेटाइटिस टी द लास्ट। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बी और सी की तरह। ठीक है, बी और सी यानी कि ये आपका उससे था ओरल फिक उससे ब्लड ट्रांसफर जो हो रहा था वहाँ से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से 4 मंथ्स है। इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस बी हो गया, उसको हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये होता है कि इन्फेक्शन जो है ये 2 तरीकों से हेपेटाइटिस डी के अंदर होते हैं। एक तो को इन्फेक्शन होता है, यानी कि जिसको HBV हेपेटाइटिस बी हो गया उसको हेपेटाइटिस डी भी उसी वक्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा सुपर इन्फेक्शन होता है कि सबसे पहले हेपेटाइटिस बी होगा, वो डैमेज करेगा लिवर को, फिर बाद में हेपेटाइटिस डी होगा। ठीक है, फिर एक्यूट और क्रॉनिक दोनों होते हैं। और इनके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ये हेपेटाइटिस डी की एंटीजन, एंटी-HTV, और ट्रीटमेंट जो है वो एंटीवायरल, इंटरफेरोन अल्फा वगैरह आप ये देते हो, ये सारा कुछ। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।